सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बैड बॉयज फॉर लाइफ के बारे में। ये फिल्म बैड बॉयज सीरीज की तीसरी फिल्म है और इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों को हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर अब तक आपने बाकी दो फिल्मों को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बार हम देखते हैं कि माइक और मार्कस की उम्र ढल चुकी है, इसीलिए मार्कस अब रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है, लेकिन माइक अभी भी काम करना चाहता है। इसी बीच हम इजाबेल नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने पति के मौत का जिम्मेवार माइक को मानती है और उसके डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों को। इसीलिए उसने अपने बेटे को बचपन से ही बड़ी ही कड़ी तालीम दी है ताकि वो इन सारे लोगों को मार सके। और इजाबेल के बेटे का नाम है अरमांडो। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मायामी का दृश्य आता है और यहाँ पे हमें गाड़ी को बहुत ही तेज चलते हुए देखते हैं और हमें पता लगता है कि इस गाड़ी को माइक चला रहा है और मार्कस इसके अंदर बैठा हुआ है और ये लोग इस गाड़ी को तेजी से भगा रहे हैं। तभी हमें पता लगता है कि आज मार्कस की बेटी की डिलीवरी होने वाली है, इसीलिए इन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना है। इसीलिए दोनों अस्पताल पहुंचना चाहते हैं और अब माइक ऐसे ही तेज गाड़ी चलाते जाता है और जल्दी ही ये दोनों पहुंचते हैं अस्पताल और पहुंचते हैं मार्कस की बेटी के पास। तब इन्हें पता लगता है कि मार्कस ने एक बेटे को जन्म दिया है और इस बच्चे का पिता वही लड़का है जिसे दूसरे पार्ट में इन लोगों ने डांटा था। और मार्कस की बेटी यहाँ पे बताती है कि उसने भी अपने बेटे का नाम मार्कस ही रखा है क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है। और इस बात को सुनने के बाद मार्कस भावुक हो जाता है और उस लड़के को कहता है कि अब तुम पिता बन चुके हो, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। और अब ये लोग ये बच्चा माइक को देने वाले होते हैं ताकि वो इसे गोद में खिलाए, लेकिन माइक को बच्चों से नफरत है, इसीलिए माइक यहाँ से भाग जाता है। तभी हमारे सामने मेक्सिको के जेल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम इजाबेल को देखते हैं जो कुछ मंत्र बड़बड़ा रही होती है और बोल रही होती है कि काली शक्तियों मुझे ताकत दो। और ये पूरा का पूरा जेल महिलाओं का जेल होता है और यहाँ पे सारी महिलाएं काम कर रही होती है, इसीलिए इन्हें ये बात अजीब लगती है। तभी यहाँ पे एक लेडी पुलिस आ जाती है और वो जाती है इजाबेल के पास। तभी इजाबेल अपना हेयर पिन निकालती है और वो उस पुलिस वाली महिला को मारने लगती है और अब सारी महिलाएं यहाँ पे आ जाती हैं और वो पुलिस वाली महिला को मारने लगती है और चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है और जल्दी ही पुलिस वालों तक ये बात पहुंच जाती है, इसीलिए यहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तभी हमें यहाँ पे पता लगता है कि ये सब कुछ इजाबेल की चाल थी और उसने जिस लेडी पुलिस को मारा है अब इजाबेल ने उसके कपड़े पहन लिए हैं और अब पुलिस वाले उसे बाहर लेकर के जा रहे हैं इलाज के लिए। लेकिन जैसे ही इजाबेल जेल के बाहर आती है यहाँ पे अरमांडो आ जाता है अपने आदमियों के साथ और वो सारे पुलिस वालों को मार देता है और अपनी माँ को छुड़ा लेता है। और इजाबेल अपने बेटे से बहुत सालों के बाद मिल रही है क्योंकि अरमांडो जेल में ही पैदा हुआ था, फिर उसे बाहर भेज दिया गया, लेकिन अरमांडो को बचपन से कातिलों वाली तालीम दी गई है। इसीलिए इजाबेल जैसे ही बाहर आती है वो अरमांडो को कहती है कि तुम्हें अपना मकसद तो याद है ना, और अरमांडो कहता है कि हाँ। तब इजाबेल यहाँ पे उसे एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इस पेन ड्राइव में तुम्हें एक जगह का लोकेशन मिलेगा जहाँ पे तुम्हारे पिता ने बहुत सारे पैसे दफन कर रखे हैं और हम इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके तुम्हारे पिता का बदला लेंगे। और अब अरमांडो इस पेन ड्राइव को चेक करने लगता है और उसे उन पैसों का लोकेशन मिल जाता है और उसके साथ साथ अरमांडो को यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वालों का नाम मिलता है और इसी लिस्ट में माइक का भी नाम होता है। और इजाबेल कहती है कि इन सारे लोगों को तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना है और सबसे अंत में माइक को मारना, क्योंकि तुम्हारे पिता के मौत का सबसे बड़ा गुनहगार यही है। और अब अरमांडो अपने काम पे लग जाता है और वो सबसे पहले उन पैसों को बाहर निकलवाता है, लेकिन इन पैसों को बाहर निकलवाने के लिए उसने एक गैंगस्टर की मदद ली है और अब अरमांडो उस गैंगस्टर को उसका हिस्सा देता है। तब वो गैंगस्टर कहता है कि मुझे इतना छोटा हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे पूरे के पूरे पैसे चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद अरमांडो भड़क जाता है, फिर वो पलक झपकते ही उस गैंगस्टर को मार देता है और उसके साथ साथ उसके बहुत सारे लोगों को। और बचे हुए लोगों को कहता है कि अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तब तुम लोग जिंदा रहोगे, और बाकी लोग इसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। तभी हम माइक और मार्कस को देखते हैं और हम यहाँ पे इनके सीनियर को भी देखते हैं जिसे ये लोग कैप्टन बुलाते हैं। और अभी मियामी पुलिस ने एक बहुत ही हाईटेक डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है एमओ और उस डिपार्टमेंट को रीटा नाम की एक लड़की लीड कर रही है। तभी मार्कस माइक से कहता है कि अब वो संन्यास लेने वाला है और इस बात को सुनने के बाद माइक कहता है कि अभी हमें और भी बहुत सारे केसेस सोल्व करने हैं, मियामी से हमें क्राइम को मिटाना है। तब मार्कस कहता है कि नहीं। तब माइक कहता है कि हम दोनों एक रेस लगाते हैं, अगर तुम जीते तब हम दोनों संन्यास ले लेंगे, लेकिन अगर मैं जीता तब तुम मेरे पार्टनर बने रहोगे ऐसे ही। और अब ये दोनों दौड़ने लगते हैं और माइक दौड़ते दौड़ते आगे निकल जाता है। तभी यहाँ पे अरमांडो आता है एक बाइक पे सवार होकर के और वो माइक पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और माइक को बहुत सारी गोलियां लग जाती है और माइक को गोली मारने के बाद अरमांडो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब माइक बुरी तरीके से घायल हो जाता है और ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और माइक के बचने की बहुत ही कम उम्मीद होती है। तब मार्कस बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और वो ईश्वर से दुआ करने लगता है और कहता है कि ईश्वर अगर आप माइक को जिंदा बचा देंगे तब मैं हिंसा छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। और अब धीरे धीरे माइक की हालत में सुधार होने लगता है। तभी हम अरमांडो को देखते हैं जिसे उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ अरमांडो को डांटती है और कहती है कि तुमने पहले माइक को क्यों मारा। तब अरमांडो कहता है क्योंकि वो पुलिस वाला है और अगर वो जिंदा रहा तो हमारे केस में अड़चन डालेगा। तब इजाबेल कहती है कि वो कोई अड़चन नहीं डालेगा, तुम अपने काम पे लग जाओ। और अब अरमांडो एक एक करके सारे पुलिस वालों को मारने लगता है और पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और एएमओ इस पे काम करने लगती है कि आखिर पुलिस वालों को कौन मार रहा है। तभी हम देखते हैं कि आज मार्कस की बेटी की शादी होने वाली है और यहीं पे हम माइक को देखते हैं और अब माइक अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा है क्योंकि अब माइक पूरी तरीके से ठीक हो गया है। इसीलिए शादी के बाद माइक जाता है कैप्टन
कैप्टन के पास और कहता है कि उसे इस केस पे काम करना है। तब कैप्टन कहता है कि मैं तुम्हें ये केस नहीं दे सकता, लेकिन अब माइक कैप्टन को पटाने लगता है कि उसे ये केस कैसे भी चाहिए। तब कैप्टन कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये केस दे भी दूं तब तुम्हारा पार्टनर कौन रहेगा, क्योंकि मार्कस रिटायर होने वाला है। और इस बात को सुनने के बाद माइक पहुंचता है मार्कस के पास और वो मार्कस को कहता है कि तुम अभी संन्यास नहीं ले सकते। तब मार्कस कहता है कि मैंने अपना इरादा बना लिया है और अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ और अब मैं पुलिस का काम नहीं करना चाहता। और अब इस बात को सुनने के बाद माइक भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की और तुझे उस चीज का बदला नहीं लेना। तब मार्कस कहता है कि मुझे बदला नहीं लेना, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जब तू बिस्तर पे पड़ा था तब मैं हमेशा तेरे साथ होता था और हमेशा ईश्वर से तेरे सलामती की दुआ मांगता था, और आज तू मेरे सामने है और अब मैं फिर से वो चीजें दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता। और अब इस बात को सुनने के बाद माइक यहाँ से चला जाता है। तब माइक को पता लगता है कि उसे जिस गोली से मारा गया है वो गोली बहुत ही अनोखी है और दुनिया में बहुत ही कम स्मगलर्स हैं जो उन गोलियों को बेचते हैं। इसी बीच में अरमांडो को देखते हैं जो इंटरनेट पर उस वीडियो को डाल देता है जब उसने माइक को गोली मारी थी, और ये वीडियो वायरल हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद माइक भड़क जाता है, इसीलिए वो सोचता है कि अब वो अकेला इस केस को सोल्व करेगा और उसे अब पुलिस वालों की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए माइक अपनी बंदूकें लेता है और निकल पड़ता है चीजों का पता लगाने के लिए। और वो जाकर के एक स्मगलर से मिलता है और उसे बहुत पीटता है और उन गोलियों के बारे में पूछता है कि आखिर उन गोलियों को कौन बेच रहा है। और अब यहाँ माइक को पता लगता है कि बुकर ग्रासी नाम का आदमी उन गोलियों को बेच रहा है। इसीलिए माइक अब ये बात कैप्टन को बताता है। तब कैप्टन भड़क जाता है और कहता है कि बिना किसी की अनुमति के तुम इस केस पे काम कर रहे हो और वो भी इलीगल तरीके से। लेकिन अब माइक कैप्टन को मना लेता है, इसलिए अब कैप्टन माइक को एएमओ में शामिल कर देता है और रीटा के साथ काम करने के लिए कहता है। लेकिन ये ग्रुप वाले माइक को देखने के बाद खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि माइक के काम करने का क्या तरीका है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ तबाही मचाता है। और रीटा माइक की एक्स गर्लफ्रेंड है, इसलिए रीटा भी माइक के बारे में बहुत चीजें जानती है। लेकिन अब इनके ना चाहने के बाद भी माइक इनके साथ है और अब ये लोग जल्दी ही उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे बुकर ग्रासी एक डील कर रहा है और ये ड्रोन से अंदर का नजारा देख रहे होते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि बुकर ग्रासी अभी जिनके साथ डील कर रहा है वो लोग उसे मारने वाले हैं। इसीलिए माइक अंदर जाने लगता है और एमओ वाले उसे मना करने लगते हैं, लेकिन माइक तो माइक ही है, वो किसी की नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पे गोलीबारी होने लगती है और माइक भी गोली चलाने लगता है और देखते ही देखते यहाँ पे हर जगह लाशें बिछ जाती हैं और जल्दी ही बुकर ग्रासी जाकर के एक रोड से टकरा जाता है और वो रोड उसके शरीर के आर पार हो जाती है। और अब माइक उससे बार बार पूछने की कोशिश करता है कि उसने गोलियां किसको बेची थी, लेकिन यहाँ पे ग्रासी कुछ नहीं बता पाता क्योंकि वो मर जाता है। और अब सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तभी मार्कस को एक आदमी का कॉल आता है जो पहले इन लोगों के लिए काम किया करता था और वो इनका खबरी था और वो कहता है कि उसे एक आदमी मारना चाहता है और ये वही आदमी है जिसने माइक पे गोलियां चलाई थी और अब वो उसे भी मार देगा। और इस बात को सुनते ही मार्कस माइक को कॉल करता है और माइक आता है मार्कस के पास और ये लोग उस जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पे अभी वो है। लेकिन ये लोग जैसे ही उस जगह पे पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तभी वो आदमी इनके गाड़ी के ऊपर गिर जाता है और अब मार्कस परेशान हो जाता है क्योंकि ये गाड़ी उसकी पत्नी की है। तभी माइक ऊपर अरमांडो को देखता है और वो ऊपर जाकर के उसे लड़ने लगता है और इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। लेकिन अरमांडो माइक को मार के नीचे उतर जाता है और वो मार्कस को भी एक किक मारता है और यहाँ से भाग जाता है। और इस चीज को देख करके माइक बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए वो पहुंचता है कैप्टन के पास और कैप्टन यहाँ पे अपनी बेटी का मैच देख रहा होता है। इसीलिए कैप्टन यहाँ पे माइक को समझाता है कि उसे अपने अंदर की बेचैनी को कम करना पड़ेगा और इतना कहने के बाद ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। तब कैप्टन माइक को रात पे खाने के लिए इन्वाइट करता है। तभी हम अरमांडो को देखते हैं जो कैप्टन को गोली मार देता है, क्योंकि अरमांडो के लिस्ट में दो आखिरी नाम है माइक और कैप्टन का, इसीलिए वो कैप्टन को मार देता है। और अब माइक भी अरमांडो के निशाने पे होता है, लेकिन अरमांडो गोली नहीं चला पाता क्योंकि माइक के सामने एक लड़की होती है और अरमांडो किसी भी बेकसूर को नहीं मारना चाहता, इसलिए वो गोली नहीं चला पाता है। और माइक भी इस चीज को समझ जाता है, इसलिए वो गाड़ी के पीछे छुप जाता है। और अब जल्दी ही ये लोग कैप्टन का अंतिम संस्कार करते हैं और यहाँ पे माइक और मार्कस बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं और मार्कस कहता है कि अब वो संन्यास नहीं लेगा और वो आखिरी बार काम करेगा और वो इस काम को पूरा करेगा और कैप्टन का कातिल को वो मार गिराएगा। इसीलिए अब ये दोनों काम शुरू कर देते हैं और इन्हें सिर्फ इस केस के बारे में एक ही चीज पता है और वो है बुकर ग्रासी। इसीलिए ये लोग बुकर ग्रासी के सारे आदमियों के बारे में पता करने लगते हैं और इन्हें उसके अकाउंटेंट के बारे में पता लगता है और ये लोग पहुंच जाते हैं उसके घर और उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन ये आदमी बहुत ही टेढ़ा होता है, ये सीधे सीधे इन्हें नहीं बताता, इसीलिए ये लोग भी इस पे हमला कर देते हैं और वो भी इन पे हमला करता है। तभी यहाँ पे एमओ की टीम आ जाती है और एक बार फिर इनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन अब ये लोग इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखने लगते हैं और यहाँ पे इन्हें रोड्रिगेज नाम का एक आदमी दिखता है जो बुकर ग्रासी के साथ काम किया करता था और रोड्रिगेज ही अभी अरमांडो के साथ रहता है और इन्हें पता लगता है कि कल रोड्रिगेज का बर्थडे है और इन्हें जल्दी उस क्लब के बारे में भी पता लग जाता है जहाँ वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेगा। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये सब लोग अलग अलग गेटअप में उस क्लब के अंदर जाएंगे और मौका मिलते ही रोड्रिगेज को उठा लेंगे और अब ये अंदर जाने लगते हैं।
और इन सब के पास बंदूकें हैं, लेकिन इनके बंदूकों में असली गोलियां नहीं है बल्कि रबड़ की गोलियां हैं। और अब ये लोग क्लब के अंदर पहुंचते हैं और जल्दी ही रोड्रिगेज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और रोड्रिगेज को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो यहाँ से भागने लगता है और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। और बाहर आने के बाद अब रोड्रिगेज गाड़ी से भागने लगता है और ये लोग भी गाड़ी से उसका पीछा करने लगते हैं और रोड्रिगेज इन पे गोलियां चलाता है, लेकिन इनके पास असली गोलियां नहीं होती, इसीलिए रबड़ की गोलियां चलाते हैं। लेकिन माइक का निशाना बिल्कुल सही जगह पे लगता है और गोली जाकर के लगती है रोड्रिगेज के सर पे और वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तब ये लोग रोड्रिगेज को उठाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठाने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पे रोड्रिगेज के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो इन पे हमला कर देते हैं। तभी यहाँ पे एमओ वाले आ जाते हैं और वो सारे लोगों को मारने लगते हैं। तभी रोड्रिगेज होश में आ जाता है और वो मार्कस को मार के भागने लगता है। इसीलिए ये लोग एक बार फिर से रोड्रिगेज का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अब माइक और मार्कस एक बाइक पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी बंदूकें होती हैं। इसीलिए माइक मार्कस को गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन मार्कस कहता है कि मैं गोली नहीं चला सकता क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि अगर तू बच जाएगा तो मैं हिंसा छोड़ दूंगा। तब माइक कहता है कि तू समझ नहीं रहा, ईश्वर चाहता है कि तू गोली चलाए, इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं। और मार्कस इस बात से कन्विंस हो जाता है, इसीलिए वो गोली चलाने लगता है। तभी हम यहाँ पे अरमांडो को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर से आया हुआ है और अब वो गोलियां चलाने लगता है और वो जल्दी ही नीचे एक सीढ़ी फेंकता है और रोड्रिगेज सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन माइक से ये चीजें देखी नहीं जाती, इसीलिए वो भी सीढ़ी चढ़ने लगता है। और अब अरमांडो के निशाने पर होता है माइक, लेकिन माइक के सामने होता है रोड्रिगेज, इसीलिए अब अरमांडो रोड्रिगेज को गोली मार देता है। और अब वो माइक पे गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन गोली चलाने से पहले वो कहता है हस्ता इल फूगो, क्योंकि इजाबेल ने उसे कहा था कि माइक को मारने से पहले ये शब्द तुम उसे कहना। और इस शब्द को सुनते ही माइक बहुत चक्का रह जाता है और अब अरमांडो उस पे गोली चलाने ही वाला होता है। तभी मार्कस अरमांडो पे गोली चलाने लगता है और अरमांडो यहाँ से भाग जाता है और माइक नीचे पानी में गिर जाता है। और अब ये सारे लोग पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पे हम रीटा को पुलिस वालों से बात करते हुए देखते हैं और जल्दी ही रीटा सबको बताती है कि एमओ को बंद कर दिया गया है क्योंकि उन लोगों ने पूरे शहर में तबाही फैलाई है। तभी हम माइक को देखते हैं जिसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ और ही खोज रहा है, क्योंकि जब से उसने उस शब्द को सुना है तब से वो पागल सा हो गया है। इसीलिए माइक यहाँ पे एमओ के एक मेंबर से कहता है कि उसे कंप्यूटर पे इजाबेल नाम की औरत की जानकारी निकालनी है। तब वो आदमी इसके सामने इजाबेल की पूरी जानकारी रख देता है और माइक को यहाँ पे पता लगता है कि इजाबेल ने जेल में एक बच्चे को जन्म दिया था और अभी अभी इजाबेल जेल से भाग चुकी है। और इस बात को सुनते ही माइक पागल सा होने लगता है और वो बाहर आकर के रोने लगता है। तभी उसके पास मार्कस आता है और कहता है कि क्या हुआ। तब माइक बताता है कि जैसे ही वो एकेडमी से पास आउट हुआ था उसके बाद कैप्टन ने उसे एक खुफिया मिशन पे मैक्सिको भेज दिया, क्योंकि ये लोग कार्टेल किंग बेनितो पे नजर रखना चाहते थे। इसीलिए माइक बेनितो का ड्राइवर बन गया, लेकिन बेनितो की एक पत्नी थी जिसका नाम था इजाबेल और जल्दी इजाबेल माइक के करीब आने लगी और इन दोनों में प्यार हो गया और ये दोनों हमेशा ही साथ रहते थे। और आज माइक जैसे अपनी जिंदगी जीता है वो सारी चीजें उसे इजाबेल ने सिखाई थी और ये दोनों हमेशा ही एक साथ रहते थे। लेकिन जल्दी ही बेनितो का पर्दाफाश हो गया और उसे मार दिया गया और इजाबेल को भी गिरफ्तार करने लगे लोग। तब इजाबेल ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ भागना चाहती है, लेकिन मैंने इजाबेल की मदद नहीं की क्योंकि मैं उससे प्यार तो करता था, लेकिन मैं जानता था कि इजाबेल बहुत ही हिंसक है और वो काला जादू भी करती है, इसीलिए सब उससे डरते थे और मैंने भी अपने फर्ज को चुना और मैंने उसे पकड़वा दिया। लेकिन इजाबेल जैसे ही जेल में गई उसने एक बेटे को जन्म दिया और मुझे लगता है कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने और इजाबेल ने एक शब्द बनाया था और वो शब्द था हस्तले फ्यूगो और हम दोनों के अलावा उस शब्द को कोई भी नहीं जानता। लेकिन आज अरमांडो ने मुझसे वही शब्द कहे थे, इसीलिए मुझे लगता है कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि बेनितो कभी भी बाप नहीं बन सकता था और मेरे अलावा इजाबेल का किसी के साथ संबंध नहीं था, इसीलिए मुझे लगता है कि वो मेरा बेटा है। और अब इजाबेल ने अपने बेटे को भेजा है मुझसे बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने उसकी मदद नहीं की थी। और अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुझे मैक्सिको जाना पड़ेगा और मैं मैक्सिको अकेला जाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी लड़ाई है। और वो मार्कस को घर जाने के लिए कहता है और खुद मैक्सिको के लिए निकल जाता है। लेकिन जब माइक प्लेन में होता है तभी मार्कस उसके पास आता है और कहता है कि हम हमेशा पार्टनर थे और हम अभी भी पार्टनर हैं और मैं तुझे मैक्सिको अकेला नहीं जाने दे सकता। इसीलिए अब ये दोनों पहुंचते हैं मैक्सिको और माइक मैक्सिको में अपने कॉन्टेक्ट के पास पहुंचता है जिसके पास से उसे बहुत सारे हथियार मिलते हैं। तभी यहाँ पे एमओ की पूरी टीम आ जाती है क्योंकि मार्कस ने उन्हें ये सारी बातें बता दी थी और वो कहते हैं कि हम तुम्हारा यहाँ पे साथ देने आए हैं। इसीलिए अब ये लोग अपने काम पे लग जाते हैं और अगले दिन माइक पहुंचता है इजाबेल से मिलने के लिए, वो भी एक खुफिया जगह पे जहाँ पे इजाबेल ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। और अब माइक उस खुफिया घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन बाहर से इसकी पूरी टीम ने इस पे नजर रखा हुआ है और हर जगह इन लोगों ने ड्रोन लगा रखा है। और अब माइक मिलता है इजाबेल से और पूछने लगता है कि अरमांडो किसका बेटा है और वो इजाबेल को कहता है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं। अगर उसने उसे बताया होता तब वो अरमांडो की अच्छी परवरिश करता, लेकिन इजाबेल कहती है कि तुम कायर हो और खुद गर्ज भी। और अब इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे अरमांडो आ जाता है और वो इनकी पूरी सिक्योरिटी को नाकाम कर देता है और वो मार्कस को भी पकड़ लेता है। इसीलिए अब देखते ही देखते यहाँ पे हर जगह गोलियां चलने लगती है और देखते ही देखते चारों तरफ लाशें बीत जाती है। तभी हम इजाबेल को देखते हैं जो एक हेलीकॉप्टर से यहाँ से भाग रही है। तभी मार्कस उस हेलीकॉप्टर पे गोलियां चलाने लगता है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर के नीचे गिर जाता है, लेकिन इजाबेल उससे बाहर निकल जाती है। तभी अरमांडो हमला कर देता है माइक पे और अरमांडो और माइक लड़ने लगते हैं, लेकिन माइक अरमांडो को नहीं मारना चाहता क्योंकि वो जानता है कि अरमांडो उसका बेटा है। लेकिन
अरमांडो इस बात को नहीं जानता। तब माइक उसे ये बात बताता है और इस बात को सुनने के बाद अरमांडो परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे इजाबेल भी आ जाती है और माइक कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तब तुम अपनी माँ से पूछो। और जब अरमांडो इजाबेल से पूछता है तब इजाबेल बताती है कि हाँ, माइक ही तुम्हारा पिता है। और इतना कहने के बाद इजाबेल माइक पे गोली चलाती है, लेकिन अरमांडो उस गोली को अपने शरीर से रोक लेता है और अरमांडो को गोली लग जाती है। और अब इजाबेल फिर से माइक पे गोली चलाने ही वाली होती है, तभी यहाँ पे रीटा आ जाती है और वो इजाबेल को गोली मार देती है और इजाबेल नीचे गिर के मर जाती है। इसी बीच मार्कस भी नीचे गिरने लगता है। तब माइक उसे बचाने लगता है, लेकिन माइक मार्कस को ऊपर नहीं खींच पाता है। तभी अरमांडो भी मार्कस को खींचने लगता है और ये लोग मार्कस को भी बचा लेते हैं। और अब मार्कस, माइक और अरमांडो तीनों बाहर निकलते हैं, लेकिन अरमांडो की हालत खराब हो रही है। लेकिन माइक अरमांडो को कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और आगे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मार्कस भी अरमांडो को कहता है कि मेरी शक्ल देखो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। और अब अरमांडो बच जाता है, लेकिन अरमांडो को जेल में डाल दिया जाता है और एक बार फिर से एएमओ को शुरू कर दिया जाता है। और इस बार पुलिस डिपार्टमेंट के कैप्टन की पद मिलती है रीटा को, इसीलिए सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और अब माइक पहुंचता है अरमांडो के पास और कहता है कि तुमने बहुत ही बुरे काम किए हैं, इसीलिए तुम्हें जेल में डाला गया है, लेकिन सरकार तुम्हें एक मौका देना चाहती है और तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम इस काम को कर दो तब सरकार तुम्हारी सजा कम कर देगी। और अरमांडो कहता है कि ठीक है, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।